हेलो बेटा। लेक्चर नंबर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो कंडक्टर्स है, इंसुलेटर्स है, सेमीकंडक्टर्स है, एलॉय है, उन सब के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर से रिलेटेड जो है आज एक और हमारे पास में टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड थर्मिस्टर। बेसिकली जब हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए डॉक्टर के पास में एक डिवाइस होती है। जनरली यदि हम लोगों को फीवर हुआ है तो उसको फीवर को मेजरमेंट करने के लिए एक थर्मोमीटर जो होता है वो बेसिकली हमारी जो कांख है उसके अंदर रखता है या फिर हमारे मुंह के जो अंदर उस थर्मोमीटर को रख देता है। जो थर्मोमीटर है उसके अंदर मरकरी भरी हुई है और मरकरी जो है उसको टेम्परेचर को गेन करती है। हमारी दैट मीन्स हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर उसको गेन करती है और जिसकी वजह से जो मरकरी वो एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड होने के कारण जो मरकरी है वो एक पॉइंट पे पहुंचती है और उस मरकरी को हम लोगों ने हमारी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में उसके ऊपर रीडिंग लिखी हुई है। और थर्मोमीटर जिस पॉइंट पे पहुंचता है मीन्स जैसे वो टेम्परेचर गेन करती जाएगी, मरकरी गेन करती जाएगी, उसमें एक्सपेंशन होता जाएगा और मरकरी एक्सपेंशन होने के बाद में जिस पॉइंट पहुंचती है वही हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है बेसिकली। ये कुछ टाइम पहले तक होता था। अभी जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है तो हमारे पास में आजकल हम ये देखते हैं कि डॉक्टर्स जो है वो उस थर्मोमीटर को यूज़ नहीं करते, वो डिजिटल थर्मोमीटर को यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब जिसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो डिजिट्स में आता है कि भाई 97 फ़ारेनहाइट है, 102 फ़ारेनहाइट है या 37 डिग्री सेल्सियस है, कितना है। ठीक है। तो थर्मिस्ट जो है वो उसी से रिलेटेड एक ऐसी डिवाइस है जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है। टेम्परेचर सेंसिटिव दैट मीन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें यदि थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हम लोगों को साफ साफ देखने को मिलता है। तो वी कैन से दैट कि जनरली थर्मिस्टर डिवाइस जब जिसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इक्वल टू होता है वी अपॉन आर होता है। मतलब यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है तो करंट की वैल्यू हमारे पास में डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो अरेंजमेंट है हमारे पास में यहाँ पे, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थर्मिस्टर है। इसमें बेसिकली ये जो कॉइल हमको यहाँ पे ऐसी दिख रही है हमारे पास में रेजिस्टेंस की कॉइल है। ये हम लोगों ने यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है जो कि इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराएगी इस सर्किट को। और ये यहाँ पे जो है हम लोगों ने एमीटर लगाया हुआ है। एमीटर जो है यहाँ पे करंट जो इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है उस करंट का मेजरमेंट करेगा। तो ये किस तरीके से काम करता है तो हम लोग ये जानते हैं कि जब इस थर्मिस्टर को हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हमारी बॉडी के पार्ट्स के अंदर मतलब मुंह के अंदर रखा जाता है तो हमारी बॉडी का कुछ टेम्परेचर होगा जिसकी वजह से इसका जो रेजिस्टिविटी है दैट मीन्स रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और इंक्रीज होने के कारण जो करंट की वैल्यू है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। क्योंकि करंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और यदि इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा तो करंट की वैल्यू बहुत ही मिनिमम हो जाएगी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ में करंट की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो एक काम करते हैं हम लोग इस एमीटर को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि मान लीजिए जनरली हमारे पास में करंट ये इनिशियल कंडीशन है, इधर जीरो है और इधर मैक्सिमम है। तो यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मतलब एमीटर जो है अपनी रीडिंग को रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण यहाँ पे करंट की वैल्यू को डिक्रीज दिखाना शुरू कर देगा और जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो करंट की वैल्यू को इंक्रीज करता दिखाई देगा। ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं इस अरेंजमेंट को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो एमीटर भी की कैसी रीडिंग दिखाए हमारे पास में बढ़ती हुई रीडिंग दिखाए, क्योंकि हम लोग ये कर सकते हैं। ओके। अरेंजमेंट तो किसी भी सर्किट के अंदर किसी भी प्रकार का हमारे हाथ में होता है, हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो जब ये थर्मिस्टर जो है हमारी बॉडी के मुंह के अंदर रखा जाएगा तो ये बेसिकली
हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसकी वजह से हीटअप होगा, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने के कारण जो करंट की वैल्यू वो भी हमको बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक्चुअली बच्चों करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, लेकिन हम लोग इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती दिखाई देगी। ठीक है, ओके। नाउ अब हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। मान लीजिए करंट की कोई वैल्यू है, वो कम है या ज़्यादा है, रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू वो कम है ज़्यादा, लेकिन उससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट होता है। तो हमने क्या किया, इस थर्मिस्टर को एक बार जो है बर्फ़ के अंदर रख दिया, और बर्फ़ के अंदर रखने के कारण हम लोगों ने उस करंट की वैल्यू को मेजरमेंट किया, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। तो उस टेम्परेचर को जो हम लोगों ने मेजरमेंट किया तो उसको हम लोगों ने रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, अभी उसको हम लोगों ने स्टीम के अंदर रखा, थर्मिस्टर को उठाकर उस टाइम पे जो करंट की वैल्यू है वो हम लोगों ने मेजरमेंट की, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि आइस के अंदर और जो स्टीम है, भाप है जिसके अंदर, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। तो जब स्टीम के अंदर हम लोगों ने थर्मिस्टर को रखा उस टाइम पे जो करंट की वैल्यू हम लोगों ने मेजरमेंट कर ली, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है स्टीम से लेके आइस तक का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम लोगों ने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यदि वो 36 डिग्री आता है तो हम लोग बोलते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36। यदि 37 आता है 37 बोलते, 38 आता है तो 38 डिग्री सेल्सियस हम लोग हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। तो बेसिकली आजकल जो हम लोग डिजिटल मीटर देखते हैं, या डिजिटल जो बॉडी के टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए जो डिजिटल थर्मोमीटर देखते हैं, वो बेसिकली उनके अंदर एक थर्मिस्टर लगा होता है। ठीक है, तो थर्मिस्टर क्या हुआ, तो थर्मिस्टर हमारे पास में एक हीट सेंसिटिव डिवाइस हुई, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही तेज़ी के साथ चेंज होती है, मतलब जैसे थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होता है उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज रैपिडली होती है। ठीक है, एक बहुत अच्छी चीज़ जो थर्मिस्टर में होती है वो ये कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल्स का कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पॉजिटिव होता है, जबकि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन जो थर्मिस्टर होता है उसका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हमारे पास में पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव भी होता है। ये इतना ज़्यादा हीट सेंसिटिव होता है कि ये जो चेंज होने वाला जो रेजिस्टेंस के कारण जो हीट चेंज करने के कारण जो चेंज होने वाली जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमारे पास में 0.1 ओम से लेकर 10⁻⁷ ओम तक का ये ऑक्यूपाई करता है। ओके, जनरली जो थर्मिस्टर है उसके हमारे पास में बहुत ही ज़्यादा यूजेस है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, जैसे हम लोग ये देखते हैं कि पहले पुराने ज़माने में टीवी जो आते थे वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होते थे। ठीक है, आजकल के जो टीवी आ रहे हैं एलईडी, वो आप ये बिलीव कीजिएगा कि वो 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट के अंदर ऑपरेट हो जाते हैं। तो हम लोग उसके अंदर इस तरीके का सर्किट अरेंजमेंट या डिवाइस अरेंजमेंट करते हैं कि उसके अंदर जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो उसमें टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज यदि हो भी जाती है किसी वजह से, तो उसके अंदर थर्मिस्टर लगा हुआ है जो किसी दूसरी डिवाइस को ये इंडिकेट करेगा कि भाई इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और थर्मिस्टर उसको सेंस करके उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देगा जो उसको ठंडा करने की कोशिश करती है। जैसे हमारे लैपटॉप्स या जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें पंखा लगा होता है ठंडा करने के लिए, उसी प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर भी अलग अलग इक्विपमेंट लगे रहते हैं जो उनको ठंडा करने का काम करते हैं। ओके, दूसरा ये मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो मेडिकल का हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया कि बेसिकली बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट करने का काम आता है। दूसरा ये कि हमारे पास में बहुत सारे जो मेडिकल जब बनती है तो बहुत सारी मेडिकल जो है वो इस तरीके की कंडीशन के ऊपर बनती है कि उनका टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, या कुछ मेडिसिन तो इस लेवल के हिसाब से बनती है कि उनका टेम्परेचर 2 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस के दौरान ही रहना चाहिए। ठीक है, तो जिन मेडिसिन में हम लोगों को मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, लिटिल बिट भी इंक्रीज ना हो, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि मेडिसिन में ज़रा सा भी वेरिएशन होता है तो उसका जो डोज है वो प्रॉपर वर्क जो है जिस चीज़ के लिए वो बनाया जा रहा है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग पेन किलर लेते हैं तो वी नीड टू मेक ए पेन रिलीफ। ठीक है, तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं पेन किलर क्या करेगा, पेन जहाँ हो रहा है उससे रिलीफ करेगा, लेकिन
मान लीजिए पेन किलर इस तरीके के टेम्परेचर पे बनती है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होना चाहिए, और वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ और पेन किलर हम लोगों ने बना दिया तो उसके हिसाब से प्रॉपर वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो थर्मिस्टर मेडिकल इंडस्ट्री में वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता होगा। ठीक है, या ये कह सकते हैं जहाँ पे नीड ऑफ टेम्परेचर इज़ वेरी लेस, ऑन दैट प्लेस वी पुट ए thermistor which tell us about that the temperature is going to be increased, so we can correct them, yeah we can obtain the actual temperature what we need on that time. Okay, नेक्स्ट वन आता है। अच्छा, ये जो पॉइंट है हमारे पास में, ये हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो एक ऐसे मैग्नेट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने से वो मैग्नेट बन जाते हैं। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में सोलेनोइड के बारे में डिस्कस किया होगा और पढ़ा होगा, यदि नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो मैग्नेट बनते हैं उन मैग्नेट के बनने के कारण उनमें हीट प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि यदि हीट प्रोड्यूस होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी और हमारा मैग्नेट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा, तो उसकी जगह पर हम लोग थर्मिस्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। अगला आता है हमारे पास में सुपर कंडक्टर। बच्चों, कुछ साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया कि हमारे पास में कुछ ऐसे मटेरियल्स है, यदि उन मटेरियल्स का टेम्परेचर यदि हम लोग डिक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, तो उन मटेरियल्स का जो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के कारण उन मटेरियल्स का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास में ज़ीरो हो जाता है। मतलब वो किसी भी प्रकार से कोई करंट अपोज नहीं करते, वो जितना करंट फ्लो होना चाहिए, जितने चार्जेस फ्लो होने चाहिए, उतने कम्प्लीटली 100% चार्जेस जो उनके अंदर से फ्लो हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस जीरो होता है उनको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। ठीक है, और वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है वो टेम्परेचर कहलाता है हमारे पास में क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है जिस पे कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है, इस सबके लिए अलग अलग है। जैसे मैंने एक दो यहाँ पे लिखे हुए हैं। मरकरी के लिए होता है 4.2 केल्विन, जो हमारा लेड होता है उसके लिए होता है 7.25 केल्विन, नाइबोमियम के लिए होता है 9.2 केल्विन। इस तरीके से करते करते हम लोग जो है बेटा अराउंड ऑफ 120 केल्विन के आसपास पहुँच चुके हैं बनाते बनाते। हम लोग ये जानते हैं कि रूम टेम्परेचर जो होता है हमारा होता है 273 केल्विन। ठीक है, सॉरी 300 केल्विन, माई मिस्टेक, 300 केल्विन जो हमारे पास में रूम टेम्परेचर होता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि 120 केल्विन तक तो हम लोग सुपर कंडक्टर बना चुके हैं कि भाई इतना ज़्यादा भी टेम्परेचर होगा तो भी सुपर कंडक्टर बनाया जा सकता है। तो वी वॉन्ट कि हमारी जो डिमांड है वो है 300 केल्विन के ऊपर हम लोग सुपर कंडक्टर बना पाए, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है बहुत कम हो जाएगी, या सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जितने भी हमारे डैमेजेज होते हैं जैसे पंखा जल जाना, कूलर जल जाना, टीवी जल जाना, हीट की वजह से, हीट क्यों प्रोड्यूस होगी क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो हमारा बहुत सारे जो नुकसान है वो बच जाएंगे। ठीक है, तो वी वांट टू क्रिएट द मोर एंड मोर सुपर कंडक्टर नियरेस्ट टू द 300 केल्विन टेम्परेचर। ओके, अभी जो सुपर कंडक्टर है कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, तो बेटा अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एक कंसेप्ट ऊपर कि थर्मिस्टर जो है वो यूज़ होता है ट्रांसफार्मर, जनरेटर या मोटर्स वगैरह के प्रोसेस में। उसी प्रकार से सुपर कंडक्टर जो है वो भी यूज़ होंगे किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे हम लोग उतना ही ज़्यादा जो है हमारे पास मैग्नेट बनेगा। और हम लोग ये जानते हैं कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा हमारी जो कैपेसिटी काम करने की वो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक बोगी है, इस बोगी को हम लोग एक क्रेन लेके आए और उस क्रेन से इस बोगी को उठाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो क्रेन इस बोगी को उठाए तो ये इसको उठा के दूसरी जगह पे ऐसा रख दे। तो वी वांट टू क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो हम लोगों ने इस क्रेन के इस पार्ट के अंदर करंट फ्लो कराया तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट ने क्या किया, इस इतनी भारी बोगी को उठा लिया और उठा के एक तरफ रख दिया। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ से स्विच ऑफ किया, इसके अंदर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा था वो ख़त्म हो गया, ये बोगी हम लोगों ने यहाँ पे रख दी। लेकिन इस बोगी को उठाने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस ये जो वायर्स हैं या ये जो सर्किट अरेंजमेंट है, सर्किट अरेंजमेंट के अंदर हम लोगों को बहुत सारा करंट फ्लो कराना पड़ेगा। और हम लोग ये जानते हैं जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराते हैं उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो
यदि हमारे पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो वो उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं बन पाएगा। ओके, तो वी वांट टू क्रिएट ए सुपर कंडक्टर ताकि कम से कम रेजिस्टेंस हो या जीरो रेजिस्टेंस हो, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना सकें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है सुपर कंडक्टर का जो सबसे ज़्यादा रिसर्च चल रहा है वो कंप्यूटर्स के ऊपर चल रहा है, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर्स है वो आजकल एक बेसिक एल्जेब्रा ना हो के उनका यूजेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग ये देखते हैं कि कंप्यूटर्स के अंदर जो हीट है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो उनकी हीट को रिड्यूस करने के लिए हम उसके अंदर एक फ़ैन लगाते हैं जो उस कंटिन्यूसली क्या करता है, उसकी हीट को बाहर एमिट करता रहता है। ठीक है, तो यदि हमें वहाँ पे उस हीट को कंट्रोल करना है तो हमें कंप्यूटर है उसका अरेंजमेंट इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि उसके अंदर जो हम लोग सुपर कंडक्टर का जो कंसेप्ट है वो हम लोग लगा सके, ताकि कम से कम हीट प्रोड्यूस और कंप्यूटर की एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ओके, तीसरा है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। हम लोग बच्चों ये जानते हैं कि यदि हम लोगों का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो पोटेंशियल है बेसिकली वो चार्जेस के स्टोर करने से इंक्रीज होता है। वी वांट टू सेंड चार्जेस मोर एंड मोर डिस्टेंस अवे। तो हम लोग ये देखते हैं कि बीच में जो वायर्स का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होने के कारण एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक जहाँ तक हम लोग चार्जेस को भेजना चाहते हैं तो बहुत सारे चार्जेस का बीच में लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से चार्जेस एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक नहीं पहुँच पाते हैं जितना पोटेंशियल हम लोग चाहते हैं। तो बिटवीन द टू पॉइंट इफ वी वांट टू सेंड द चार्जेस देयर रेजिस्टेंस ऑन इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस देयर पोटेंशियल इज गोज टू बी डिक्रीज। But in case of if we have a superconductor, then we can send the lot of the power from one place to the another place. So in case of the transmission of electric power, we need a superconductor. Okay. इसी में बेटा हमारे पास में एक और कंसेप्ट आता है छोटा सा, ये थोड़ा सा हटके है, करंट डेंसिटी। एक्चुअली मुझे पहले पढ़ा देना चाहिए था लेकिन सिचुएशन के हिसाब से नहीं बना ऐसा पढ़ाने का, तो अभी देख लीजिए इसको, करंट डेंसिटी। मान लीजिए हमारे पास में कंडक्टर है, ये हमारे पास में कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यदि ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का ये वाला जो पोर्शन है सबसे ऊपर वाला, ठीक है, ये कहलाता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब इसको जब आप काटोगे तो इसमें दिखेगी आपको लेंथ और ब्रेथ, दैट मीन्स एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। उसी प्रकार से ये कंडक्टर है जिसका ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई करंट फ्लो हो रहा है। अभी मान लीजिए इस कंडक्टर के जिस डायरेक्शंस में मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसके नॉर्मल डायरेक्शंस में मैंने एक एरिया जो है उसको ड्रॉ कर दिया। तो ये मेरे पास में यूनिट एरिया जो है जिसको मैंने इसके नॉर्मल डायरेक्शंस में ड्रॉ किया है, तो ये क्या करेगा, ये बताएगा कि कितने सारे नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो यहाँ से फ्लो होके जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा मेरे पास में नंबर ऑफ चार्जेस इस यूनिट एरिया के अंदर से फ्लो होके जाएंगे वही क्या कहलाएगा मेरे पास में, करंट ऑफ डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, तो द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग मतलब कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग इन ए पर यूनिट एरिया, इन ए पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर, द एरिया इज हेल्ड इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द करंट। उस एरिया को किस तरीके से रखा हम लोगों ने, नॉर्मल डायरेक्शन में रखा, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अभी यदि मैं इस एरिया को ऐसा नॉर्मल डायरेक्शन में रखता हूँ तो हम लोग ये जानते हैं कि इस एरिया का सरफेस होगा और सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम लोग एरिया वेक्टर बनाते हैं। आप लोग बहुत फैमिलियर होंगे एरिया वेक्टर के साथ में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके लिए हम लोगों ने एरिया वेक्टर ड्रॉ किया था। ठीक है, तो यहाँ के इसके सरफेस के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक ही एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा इसमें, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अभी ये जो एरिया वेक्टर है, या ये कहें कि हमारे पास में जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनके पास में मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शंस होती है। यदि मैं ये कहूँ कि करंट डेंसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये है कि जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वो करंट डेंसिटी के
ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब कि यदि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस एरिया की वैल्यू चेंज करने से हमारे पास में जो चार्जेस की डेंसिटी है वो भी चेंज होनी चाहिए, तभी क्या बनेगा, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास में एरिया ऐसा था, इस एरिया को, ये एरिया ऐसा है, इस एरिया को मैं ऐसा बेंड कर दिया, ठीक है। तो जब मैंने इस एरिया को ऐसा बेंड कर दिया तो ये बेंड होके मेरे पास में एरिया बन जाएगा ऐसा। इसके रेस्पेक्ट में इसके सरफेस के साथ में इसने एक एंगल बनाया दैट इज इक्वल टू थीटा। तो यदि ये मेरे पास में एरिया है और ये मेरे पास में एंगल थीटा है तो इस ये एक इंक्लाइन हो गया, और इंक्लाइन के हम लोगों ने दो कंपोनेंट बना लिए, एक बन जाएगा ए कोस थीटा और एक बन जाएगा ए साइन थीटा। तो यहाँ पे जो ए साइन कोस थीटा जो कंपोनेंट बनेगा हमारे पास में, ओके, यहाँ पे जो ए कोस थीटा हमारे पास में कंपोनेंट बनेगा, अब ये जो ए कोस थीटा कंपोनेंट है ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है इसके एरिया वेक्टर को। नहीं सॉरी, ये हमारे पास में देखिए फिर से, ये हमारे पास में ऐसा है, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या किया, ऐसा टिल्ट कर दिया, ऐसा झुका दिया, झुकाने के कारण ये हमारे पास में एरिया आ गया ऐसा। एरिया ने ये एक एंगल बना इसके साथ में दैट इज इक्वल टू थीटा, और ये थीटा बनाने के कारण ये जो हमारे पास में कंपोनेंट बनेगा, ये कंपोनेंट बन जाएगा ए कोस थीटा और ये कंपोनेंट बन जाएगा हमारे पास में ए साइन थीटा। तो यदि यहाँ से मैं कहूँ कि पहले कितने नंबर ऑफ चार्जेस जो यहाँ से मूव होके जा रहे थे, तो यहाँ से पहले यहाँ से भी जाने वाला चार्ज इसको टच करता था, यहाँ से जाने वाले, यहाँ से जाने वाले, यहाँ से जाने वाले, मतलब कि सारे के सारे चार्जेस जो यहाँ से मूव हो रहे थे सबके सब चार्जेस को टच करते थे। अभी क्या हो गया, जो चार्जेस यहाँ से मूव होके गया वो सीधा चला गया, मतलब इसके एरिया को टच नहीं किया। जो चार्जेस यहाँ से मूव होके गया वो भी यहाँ से सीधा मूव होके चला गया, इसको टच नहीं किया। तो जो चार्जेस यहाँ से और यहाँ से जाएगा, मतलब कि इतने एरिया के अंदर से जो चार्जेस जाएंगे वो चार्जेस क्या करेंगे, इस एरिया को टच करेंगे। तो हमने क्या बोला कि जितने चार्जेस इस एरिया को टच करेंगे तो अभी इस एरिया के लिए जो करंट डेंसिटी है वो हमारे पास इतनी बनेगी। दैट मीन्स ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन, पहली डायरेक्शन ये थी एरिया की, अभी हम लोगों ने उसको टिल्ट किया, तो ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया द डेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो चेंजिंग, सो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो जो करंट डेंसिटी है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे से, तो जे क्या आ जाएगा, द टोटल करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट पर यूनिट एरिया, ठीक है, दैट इज कुल करंट डेंसिटी। फिर से देखिए, ये हमारे पास में जे जो है वो करंट डेंसिटी है, आई जो है टोटल करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, और एक क्या हो जाएगा पर यूनिट एरिया, मतलब कि उस यूनिट एरिया के अंदर कितना सारा करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो यहाँ से ओके, तो यहाँ से जो आई है वो करंट है, और जे जो करंट डेंसिटी जो है, तो करंट डेंसिटी बन जाएगा आई इंटू में अपॉन ए। ओके, तो यहाँ से आई जो उसको हम लोग सोल्व करके लिख सकते हैं जे इंटू में ए, और जब इसको हम लोग जे इंटू में ए लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में जे ए कोस ऑफ थीटा, क्योंकि जो ए है एरिया उसके हम लोगों ने दो कंपोनेंट बनाए हैं, एक कंपोनेंट ए कोस थीटा और एक कंपोनेंट ए साइन थीटा। तो ये वाला जो कंपोनेंट ए क्या कहलाएगा हमारे पास में ए कोस थीटा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए कोस ऑफ थीटा। तो आई एक ही जगह हम लोग पुट कर सकते हैं ए कोस ऑफ थीटा। इसके डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। ओके, अभी हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है कि जो ये एरिया चेंज होने से करंट की डेंसिटी चेंज होती है, इसलिए करंट डेंसिटी जो हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो कब भी करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब करंट डेंसिटी कब मैक्सिमम होगी, कब हमारे पास में मिनिमम होगी। तो देखिए, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो ये रहा हमारे पास में एरिया, और ये रहा हमारे पास में एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये एरिया रहा और ये एरिया वेक्टर रहा, और ये जो थीटा है कोस ऑफ थीटा है, ये किस किस के बीच में बना है, तो कोस ऑफ थीटा हमारे पास में बना है एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी। तो जितना ज़्यादा हमारे पास में एरिया चार्जेस को टच करेगा उतनी हमारी करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास में एरिया वेक्टर, और ये रही हमारे पास में डायरेक्शन ऑफ द करंट।
ठीक है। तो एरिया वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों के बीच में थीटा बताइए, तो थीटा की वैल्यू कितनी, 0। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, मैक्सिमम, क्योंकि नंबर ऑफ मैक्सिमम चार्जेस क्या होंगे इसके साथ में स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। लेकिन जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो ये रहा हमारे पास में एरिया, और ये रहा हमारे पास में एरिया वेक्टर, ठीक है। और ये रहे हमारे पास में फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी हमारे पास में, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो देयर इज नो लिंकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद दिस एरिया। सो देयर फोर द टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस पोर्शन, या इन दिस पोर्शन दैट मीन्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, सो करंट इज 0। ओके। यदि यूनिट की बात करते हैं, हम लोग जानते हैं कि करंट डेंसिटी जो होता है वो हमारे पास में होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और एरिया एक हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ओके। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।